इंडिया में नहीं है। तो मुझे यूएस का ऐसा कभी भी क्रेज नहीं रहा, मुझे हमेशा इंडिया वापस आना था। मुझे अपने परिवार के साथ रहना था, मुझे अपने मम्मी पापा के पास, मेरे इन लॉज हैं यहाँ पे, उनके पास रहना था और अपने फ्रेंड्स के पास रहना था। तो मैं उस चीज को बहुत मिस कर रही थी। सो जय जनेन्द्र, जय श्री कृष्ण, स्वागत, जय भारत, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट किशोर जैन फ्रॉम यूके। आप देख रहे हैं दिवालिया एक व्यक्तित्व परिचय, जहां हम आपको रूबरू करवाते हैं ऐसी पर्सनैलिटी जो अपने ही दम पर जीरो से हीरो बनकर समाज में उतरते हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं, समाज के साथ रहकर। और सपनों को कहते हैं कि सच करने से पहले हमें सपनों पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए जरूरत होती है करियर एडवाइजर की और इसके साथ साथ अपने जुनून की। और जब हम सपनों को देखना शुरू कर देते हैं तो उसको साकार करने में हमें बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। जब सपने साकार हो जाते हैं तो उसकी अनुभूति एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये सबके लिए एक ही एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अपने अपने ढंग से उसको एक्सपीरियंस करके वो जनहित के लिए कैसे यूज करता है। आज के मेहमान जो है दिव्या पंत जी, जो पुणे से हैं। आप उनसे मुलाकात करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं दिव्या जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार। जय भारत। थैंक यू सो मच। जी, दिव्या जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं आज। और ये बताइए कि कहाँ पर आपने एजुकेशन की और क्या सपने थे आपके? आ, मेरा जन्म मध्य प्रदेश में भोपाल सिटी में हुआ। और जी। बचपन से ही मेरे पापा बीएचएल में थे, मेरी मम्मी भी लेक्चरर थी। सो वो तो वो वर्किंग, वो ऑलवेज वर्किंग। सो मैंने अपने घर में हमेशा अपनी मम्मी को काम ही करते देखा। हम स्कूल से आते थे, मम्मी वाज नेवर देयर बिकॉज शी वाज अ लेक्चरर इन स्कूल। उनके टाइमिंग्स थे, वो शाम के 4:30-5 बजे तक आया करती थी। तो दिमाग में हमेशा था कि भाई कुछ करना ही है, करियर बनाना ही है। घर में बैठना कभी दिमाग में था ही नहीं ऑनेस्टली। और ना ही हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी कुछ ऐसा बोला कि नहीं, शादी करनी है या घर में बैठना है। जो कि आज से अगर आप 30 साल पहले देखें तो वही लड़कियों के लिए वही एक था कि भाई बड़े हो शादी करो। बट देन हमारे घर में कभी भी वैसा माहौल नहीं रहा। हम लोग को मम्मी पापा ने अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में डाला। और जी। स्पोर्ट्स में मेरे पापा ने हम लोगों को, हम बहनों को हमेशा स्पोर्ट्स में भी काफी एक्टिव रहने के लिए बोला। हाँ। तो मैं बैडमिंटन खेलती थी। मैं बैडमिंटन में भी नेशनल और यूनिवर्सिटी लेवल खेल ली थी। सो जी। हमेशा से ही था कि कुछ करना है। और उसी उम्मीद से हमने, उसी मम्मी पापा के इंस्पिरेशन से हम लोग ने, और मेरी बहनों के इंस्पिरेशन से मैंने अपनी पढ़ाई आगे की। मैंने अपना बीएससी किया इन स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद मैंने एमबीए जी। किया फ्रॉम पुणे, एंड देन आई गॉट इनटू अ जॉब इन ह्यूमन रिसोर्सेज। सो वंडरफुल, वंडरफुल। ये तो एक करियर अचीव करने के लिए आपने जो दो रास्ते चुने, एक तो पढ़ाई, एक स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्समैन के वैसे ही जनून होता है कि मंजिल पानी है, मैंने आई वांट टू यू नो अगर अपने जीवन में इंसान इसको भी एज ए स्पोर्ट्स ले ले तो उसके साथ अचीव करने में आसानी हो जाती है कि आई वांट टू गेट सक्सेस। तो बहुत ही एब्सोल्युटली। अच्छा आपने जो, तो जहां पर आप जॉब करते हैं ये नेशनल बेस्ड है या इंटरनेशनल बेस्ड कंपनी? ये एक एमएनसी है, यूरोपियन एमएनसी ऑटोमोटिव कंपनी है, जहाँ पे मैं एचआर हेड के पद में कार्यरत हूँ इन पुणे। सो जी। इट्स अ ग्लोबल एमएनसी। जी। वंडरफुल, वंडरफुल। तो इसमें आपकी सिलेक्शन कैसे हुई? मेरा सिलेक्शन इसमें मेरे को है टोटल
17 साल का एक्सपीरियंस है इन ह्यूमन रिसोर्सेज। और जब मैं पूना मूव हुई अराउंड 1 साल पहले, उसके पहले मैं हैदराबाद में थी। हैदराबाद में जी। भी एक कंपनी में एचआर हेड के पद में कार्यरत थी। फिर उसके बाद मैं पूना मूव हो गई अपनी फैमिली के साथ। और यहाँ पे आफ्टर सेटलिंग डाउन मैंने जब जॉब देखना शुरू किया, सो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। एंड इसमें वही नॉर्मल जो इंटरव्यू प्रोसेस रहता है कि यू हैव योर फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड देन द एचआर राउंड, एंड दैट्स हाउ आई गॉट सिलेक्टेड हियर। दिस इज माय कैपेबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस। तो दिस वाज पोस्ट, जो जॉब आपकी रिक्रूटमेंट हुई आफ्टर मैरिज या मैरिज से पहले ही रिक्रूटमेंट हो गई थी? नहीं, ये तो मैंने अभी मेरे को इस कंपनी में 3-4 महीने ही हुए हैं, बट मुझे ओके। ओवरऑल 17 साल का एक्सपीरियंस है, जहां मैंने जी। मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है, जैसे कि एक्सेंचर में मैं काम करती थी, मैं डॉइचे बैंक में काम करती थी, जेंसा टेक्नोलॉजीज एंड सो ऑन। मैं यूएस में रही कुछ साल, जहां मैंने एक कंपनी में काम किया। सो जी। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है अराउंड 17 इयर्स का इन एचआर। ये इसी पर मैं एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यू हैड अपॉर्चुनिटी टू स्टे इन यूएसए, हम्म। ठीक है, और उसके बाद आप भारत में कार्यरत है। हाँ जी। तो क्या आपके माइंड में कभी ऐसा आया, जब एवरेज भारतीय या किसी भी ईस्टर्न कंट्रीज से हमेशा यही होता है कि वेस्ट में जाए, वहां सेटल हो जाए, लाइफ अच्छी है, हम्म। तो ये भारतीयता का जुनून, हाउ डिड यू मैनेज? जब मैं यूएस गई, ऑनेस्टली मैं वहां पे 2 साल थी। मैं इंडिया को बहुत मिस करती थी। मैं वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में थी। और जब वहाँ पे कभी भी जैसे दिवाली या होली या कोई भी ऐसा फेस्टिवल होता था, देन मैं जिस जगह पे रहती थी वहाँ पे सारे या तो चाइनीज थे, या तो अमेरिकन्स थे, या तो मैक्सिकन्स थे, इंडियंस नहीं थे। तो मैं उस टाइम पे इंडिया को बहुत ज्यादा मिस करती थी। और मैंने ये रियलाइज किया कि मतलब कि अम, ऐसा कुछ नहीं है यूएस में जो इंडिया में नहीं है आजकल। अगर आपको एक महंगी परफ्यूम चाहिए, आपको इंडिया में भी मिल जाएगी। अगर आपको आईफोन चाहिए, आपको इंडिया में भी मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो यूएस में है और इंडिया में नहीं है। तो मुझे यूएस का ऐसा कभी भी क्रेज नहीं रहा। मुझे हमेशा इंडिया वापस आना था। मुझे अपने परिवार के साथ रहना था। मुझे अपने मम्मी पापा के पास, मेरे इन लॉज हैं यहाँ पे, उनके पास रहना था, और अपने फ्रेंड्स के पास रहना था। तो मैं उस चीज को बहुत मिस कर रही थी। सो इसलिए मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम वापस इंडिया आ जाएंगे। वतन की मिट्टी की आवाज जो थी उसने आगाज लगाया, तो आप वापस चले आए। एब्सोल्युटली। ये वंडरफुल वंडरफुल, ये एक बहुत ही बढ़िया। और जो आपकी एक्सपर्टीज है, उससे पहले आपके जो शौक, बैडमिंटन की तरफ चलता हूँ। यू यू मेंशन की बैडमिंटन एंड स्टडी, क्या आप मतलब परिवार में आप कौन कौन है बैक होम, आई एम सेइंग हाँ, ब्रदर सिस्टर्स में? करेक्ट, तो ओके। यस। जी। तो मेरी मेरी 3 बहनें हैं, 2 बड़ी बहनें, एक छोटी बहन है। तो बड़ी बहन स्मिता पंत, वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में है। उससे छोटी बहन तनुश्री पंत, वो इंडियन एयरफोर्स में है, विंग कमांडर है। फिर मैं हूँ तीसरे नंबर पे, और मेरी छोटी बहन ईशा पंत, वो आईपीएस ऑफिसर है। सो आईपीएस हम, ऑफिसर? हाँ हाँ जी, हाँ जी, वो वाह। आईपीएस। विंग कमांडर। यस, वो इंडियन एयरफोर्स में है। और सबसे बड़ी दीदी वो इंडियन फॉरेन सर्विस में है। एम्बेसडर। यस, ओके। एम्बेसडर हैं, हाँ जी। सो हमारे घर में, जैसे मैंने बोला कि हमारे मम्मी पापा ने हमेशा हमें एनकरेज किया टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। मतलब कि आप एक भेड़ चाल में ना चल के आप आप कुछ अलग भी लाइफ में करने की कोशिश करो। इसलिए हम लोग स्पोर्ट्स में, हम लोग को हमारे पेरेंट्स ने डाला। थैंकफुली वहाँ बीएचएल में जब मेरे पापा थे, तो उसके कारण हमें एक बहुत अच्छे क्लब की फैसिलिटी मिली, जहाँ पे बैडमिंटन, जिमनास्टिक्स और सभी सभी स्पोर्ट्स थे वहां पे। सो आई मैंने बैडमिंटन ज्वाइन किया, मेरी छोटी बहन ईशा ने जिमनास्टिक्स ज्वाइन किया, और हम लोग रेगुलरली क्लब जाने लगे। एक लत सी लग गई हमें स्पोर्ट्स की। तो जी। स्कूल से आते थे, जी। अपना लंच करते थे, और उसके बाद क्लब को निकल जाते थे। तो ये हमारा वाह। एक
रूटीन बन गया था, और उससे हमारा दिमाग भी काफी एक्टिव रहता था। सो वो हमने कभी छोड़ा नहीं, हम उसमें लगे रहे, और साथ में पढ़ाई भी करते रहे। तो जो लोग कहते हैं कि भाई स्पोर्ट्स में जाने से आपकी पढ़ाई रुक जाती है, उससे मैं अग्री नहीं करती। अगर आप स्पोर्ट्स में रहते हैं, मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है कि आपका दिमाग भी उतना ही तेज चलता है। यू आर वेरी एक्टिव ऑल द जी टाइम। जी सो जी। यस, दैट इज। मैं इस चीज का बहुत कायल हूं कि भारत में रहकर 4 महीने एक मम्मा लाइक वुमेन पावर इन द फैमिली, ठीक है, पापा मस्ट बी फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस एज यूजुअल, राइट। अब ये बताइए कि घर के अंदर का एनवायरनमेंट था कि आपको सपोर्ट मिल रही थी, लेकिन बाहर का एनवायरनमेंट जो है, आप बीएचईएल में थे, वहां का एनवायरनमेंट भी ऐसा ही होगा जहां पर रह रहे हैं, सराउंडिंग क्लब मेंबर्स एंड ऑल दिस दे वर लाइक दैट। लेकिन जो बाहर का एनवायरनमेंट है, दैट्स नॉट सपोर्टिव। तो कोई ऑब्स्टिकल्स आते होंगे, तो हाउ उसके साथ जो जूझना है, हाउ डिड यू मैनेज ऑल दैट? सो उस समय एक, जैसे आज से 30 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो जब हाँ, माहौल था कि आपके घर में आम, या तो आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो, आपका बच्चा या तो इंजीनियरिंग में जा रहा है, या तो आपका मेडिकल में जा रहा है। आ, सो एक एक वो स्टीरियोटाइप था। तो मैं, आई वुड क्रेडिट माई एल्डेस्ट सिस्टर स्मिता, जो कि जिन्होंने वो स्टीरियोटाइप ब्रेक किया, क्योंकि जो घर में जो सबसे बड़ा बच्चा होता है, अगर वो जी, सही दिशा में निकल गया तो बाकी सब उसको फॉलो करके, उसका एग्जाम्पल दूसरे लेके खुल गए। अपना, हाँ, अपना रास्ता निकाल लेते हैं। तो फिर दीदी ने सबसे पहले बोला कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करूंगी, जो कि मेरे पापा का था कि भाई उस समय, उस जमाने में, कि इंजीनियरिंग करना है। बट उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं इंजीनियरिंग नहीं करूंगी, मैं आर्ट्स लेके मेरे को यूपीएससी करना है। सो दैट वाज जी, समथिंग वेरी न्यू फॉर माय पेरेंट्स एंड माय, हमारे जो रिलेटिव्स भी थे, उन लोग ने, दे वर नॉट वेरी सपोर्टिव, बट माय पेरेंट्स अंडरस्टूड एट द एंड ऑफ द डे कि हाँ चलो, बच्ची को हमारी ये करना है, उसमें इतनी लगन है। तो उन्होंने फिर उनको काफी एनकरेज किया। और जब वो एक बार यूपीएससी क्लियर करी, उनकी रैंक बहुत अच्छी आ गई थी, शी वाज इन टॉप 50 इन इन इंडिया। उसके क्या बाद बात मेरे, है। हाँ, उसके बाद माय पेरेंट्स वर लाइक ओके, ठीक है, दिस इज समथिंग, मतलब ब्रॉडन कि देयर विजन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वाह। उसके बाद मेरी छोटी बहन वो एयरफोर्स में चली गई, उसने भी इंजीनियरिंग नहीं किया। फिर मैं भी अपना एचआर एमबीए, मैंने भी इंजीनियरिंग नहीं किया। और सबसे छोटी वाली ने भी फिर अपना यूपीएससी करके, शी ऑल्सो। उसके बाद कभी कुछ ऐसा रेजिस्टेंस नहीं आया। तो मैंने जैसे बोला, मैं अपनी सबसे बड़ी बहन को क्रेडिट दूंगी वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करने का। हम चाहेंगे सबको, हम अपने यहाँ पर अपने प्रोग्राम में दिवालिया एक व्यक्तित्व, यहाँ पर एक पहचान की हम बात करते हैं, लेके आए और लोगों को प्रेरणा मिले। आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं घर से बाहर? मतलब आ, घर में तो माँ हो या कोई भी है, बहन हाँ, है, लेकिन हाँ, हु हाँ। हु इज योर रोल मॉडल? um, मैं एक्चुअली ऑनेस्टली मैं ज्यादा दूर नहीं जाती हूँ अपना रोल मॉडल में, अपने एवरीडे लाइफ में रोल मॉडल्स मेरे रहते हैं। तो हाँ, जैसे आप बोल रहे हैं कि घर में तो होंगे ही, हाँ, मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, मम्मी स्पेशली, क्योंकि वो घर का भी संभालती थी, बच्चों को भी संभालती थी, और अपना ऑफिस भी संभालती थी। तो वो रही। फिर मेरी सबसे बड़ी दीदी, जिनके बारे में मैंने बात की कि उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया हम लोग को, अपना एक, उन्होंने अपना खुद ही एक अपना रास्ता निकाला, खुद ही चुना, और उसको फॉलो किया और अचीव किया सक्सेस। उसके बाद मेरी दूसरी दीदी भी, आई मीन, जब मैं पूना में थी, मेरी जॉब लगी लगी थी, दीदी भी पोस्टेड थी यहाँ पे। तो मैं उनके साथ रही 2 साल, तो मैंने देखा क्या अमेजिंगली उन्होंने अपना ऑफिस मैनेज किया, क्या डिसिप्लिन से। डिफेंस की लाइफ तो डिसिप्लिन लाइफ रहती भी है। तो जो वो डिसिप्लिन से अपनी लाइफ मैनेज करती थी, मैंने उनसे काफी सीखा, और जो मैं अभी इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। अपनी छोटी बहन से भी मैं काफी सीखती हूँ। वो आईपीएस ऑफिसर रह के एक जो फील्ड, जो कि बोलते हैं कि वो पुरुष डोमिनेटेड फील्ड है, उसमें उसने अपना एक मार्क बनाया है। तो शी इज ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर मी। मेरे हस्बैंड मेरे लिए इंस्पिरेशन है, जिन्होंने भी
जिन्होंने खुद ने, ही इज ऑल्सो अ सेल्फ मेड मैन, सो मैं, ही इज अ वेरी गुड लीडर। मैं उनसे काफी लीडरशिप के बारे में उनसे काफी सीखती हूँ। वो मेरे करियर मेंटोर भी हैं। तो मैं ज्यादा दूर नहीं जाती, मैं अपने घर में ही इंस्पिरेशन देखती हूँ। मैं अपने से छोटों से भी इंस्पायर होती हूँ, द वे दे हैंडल थिंग्स। एंड सो या दैट इज, वो भी मेरे प्रेरणा स्रोत रहते हैं। वंडरफुल टू लर्न अबाउट। देखिए, हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, अपने घर वालों को ही हम स्टडी कर लें, उनका जीवन ही स्टडी कर लें, तो यही हमें बहुत बढ़िया मार्गदर्शन दे सकता है। और मार्गदर्शन अवेलेबल है एवरीवेयर, लेकिन मार्गदर्शक का मिलना बहुत दुर्लभ है। और मार्गदर्शक आपके आसपास ही हो तो ज्यादा एब्सोल्युटली, दूर नहीं जाना पड़ता, ज्यादा दूर। एब्सोल्युटली। वंडरफुल। तो जैसे आपने स्पोर्ट्स में बात की, ये स्पोर्ट्स का चैलेंज जो है नेक्स्ट जनरेशन में भी आपने मतलब इंट्रोड्यूस करवाया नेक्स्ट जनरेशन में, या आप तक ही सीमित? नहीं, मेरी दो लड़कियां हैं, 9 साल और 6 साल की। तो मेरी बड़ी बेटी अभी लॉन टेनिस खेलती है और छोटी टेबल टेनिस। और वो इस साल से पूना डिस्ट्रिक्ट को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्पोर्ट्स, मैं और मेरे हस्बैंड वो वेरी पर्टिकुलर कि हमको अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स में रह चुके हैं और वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ कि स्पोर्ट्स में रहने से क्या डिसिप्लिन आता है लाइफ में। और आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है। तो वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, एंड देखो हम चाहते थे हमारे बच्चे भी स्पोर्ट्स में तो रहे ही रहे, वो ऑप्शन ही नहीं है। तो अभी जैसे वो स्कूल से आते हैं, अपना लंच वगैरह करते हैं, थोड़ा सा होमवर्क करते हैं और क्लब के लिए निकल जाते हैं। तो वो एक So girls रूटीन। are 9 and 6. दे आर 9 9 and 6, they're already in sports and एंड they're representing they अभी। will be representing Pune district, hopefully from this year. So let's see. I वंडरफुल, mean, विद योर yeah. ब्लेसिंग्स इन स्पोर्ट्स एंड और उनकी जो आप सपोर्ट कर रहे हो, ये एक बहुत ही अनुमोदनीय है। आई एम रियली डिलाइटेड कि आपने जो ये अपना जीवन शैली को एक तरह स्टडी करके ऐसे चलाया है। इसके आगे इसके साथ साथ आप हमें मतलब बहुत इच्छा होती है कि जो इंसान अपने लिए कुछ कर रहा है तो वो जनहित के लिए भी कुछ करे, वॉलंटरली किसी एनजीओ को ज्वाइन करे या कुछ ऐसा काम करे जीवन में। तो क्या आपने भी कुछ ऐसा हाँ। काम अपने आ, जीवन में कोई लक्ष्य सोचा? मैं अपने लेवल पे करती हूँ। मैं हर महीने मेरा रहता है कि मैं महीने के 2 दिन गरीब बच्चों के लिए मैं घर पे खाना बनाती हूँ। और डब्बों में पैक करके डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। तो ये और मैं अपने बच्चों को भी साथ में लेके जाती हूँ कि उनको भी पता चले कि भाई जो हमको भगवान ने प्रिविलेज दिया है वो हर कोई ऐसा प्रिविलेज नहीं है। और हमें जो भी आई बिलीव, और मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ कि एक ग्रैटिट्यूड रखो, एक कृतज्ञता रखो भगवान के प्रति, या अपने एल्डर्स के प्रति, किसी के भी जी प्रति, कि जी। भगवान ने हमें जो भी आज दिया है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम थोड़ा बहुत अपने समाज को वापस। समाज के लिए करें। देखिए, एग्जैक्टली। आप वैसे ही समाज के लिए बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, क्योंकि एज ए एचआर हम्म। ऑफ यूरोपियन कंपनी, तो ऑब्वियसली आपकी जो रिक्रूटमेंट होगी वो भारत से ही होगी। और भारत से आप रिक्रूट करके आप भारत को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस कंपनी के लिए। यू आर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या? यस, करेक्ट करेक्ट ओके। करेक्ट। तो भारत से रिक्रूट करके अगर आप उनको उनके जीवन के लिए रोजी रोटी का ही ऐसा मतलब इंतजाम कर रही है थ्रू हेड हंटिंग, तो ये एक बहुत ही बड़ा कार्य है। इसके साथ साथ जो आप बच्चों को खाना खिलाने के लिए एवरी वीक या एवरी मंथ जाते हैं, बच्चों को अपने किड्स को भी साथ मिलाते हैं, ये बहुत ही अच्छा। लेकिन ये बताइए, ये विचार मेजॉरिटी मैंने देखा है, वी गो थ्रू दीज थिंग्स व्हेन वी हैड अ बिग ब्रेक, जो कुदरत ने हमें कोरोना काल में जो करुणा की हम पर, कि हमें खुद को इवेल्युएट करने का मौका मिला। तो क्या ये आइडिया एनजीओ का आपको उस काल में आया, या उससे पहले भी आप शुरू से भी इसी में थे? आ, मुझे हमेशा से ही दूसरों की मदद करना या आ, हमेशा से ही अच्छा लगता है। बट कोरोना काल में जब इतना मतलब इतनी, क्या क्या बोलते हैं उसको, इतनी मारा मारी देखी, इतनी डेथ्स देखी, नॉट
नॉट जस्ट बाहर बट अपनी फैमिली में देखिए, दैट वाज मतलब उसने शेक कर दिया था, एक्चुअली पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। सो उस टाइम पे जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की काफी कमी पड़ रही थी हॉस्पिटल्स में, तो मैंने एक एनजीओ के साथ मिलके पैसे डोनेट करके, काफी पैसे डोनेट करके हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स अरेंज करवाए थे। उस समय मैं हैदराबाद में थी, तो हैदराबाद में हमने काफी हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स का अरेंजमेंट करवाया था। वंडरफुल, वंडरफुल। तो इससे पहले भी आपके परिवार में जो एनजीओ के साथ जुड़े हुए लोग, और उसी को ही आपने बरकरार रखा, और स्पेशली कोरोना काल में इसका जो सदुपयोग किया आपने अपनी काबिलियत का, ये बहुत ही प्रेरणादायक है लोगों के लिए। एज ए प्रोफेशनल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन? एट द मोमेंट बहुत दौड़ लगी हुई है। आई मीन देयर वाज अ न्यूज कि एक स्टेट में गवर्नमेंट जॉब के लिए 40 to 45,000 सीट्स थी, लेकिन 1.2 मिलियन एप्लीकेशंस थी। हाँ, यस। तो व्हाट इज हाउ हमारा भारत इससे आउटकम कैसे हो सकेगा? जो आज की तारीख में लोग किसी को रिक्रूट कर सकते हैं, या जो लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं एज ए एचआर, आपका क्या सुझाव उनके लिए? मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अच्छे लोगों की, जो लोग अपनी कैपेबिलिटीज में काम करते हैं, जो कॉन्टिन्यूसली लर्न करते रहते हैं, अपने आप को अपस्किल करते रहते हैं, ट्रस्ट मी, उनके लिए जॉब्स की कमी नहीं है। हम लोग एज एन एचआर, हम लोग वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर पीपल विद गुड कैपेबिलिटीज, जिनके स्किल्स अच्छे हैं। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि एज यूथ आपको अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करने में बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या है, आपको अपने बिहेवियरल स्किल्स में काम करना पड़ेगा। सो अगर आप वो करते हैं तो आपके लिए अच्छे जॉब की कभी कमी नहीं रहेगी। क्या मैं राइट हूँ इस बात में? अगर आप सहमत हो तो प्लीज, अदरवाइज आई डोंट नो। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आज की तारीख में जो एप्लीकेंट है वो डिग्री कुछ करते हैं, एप्लीकेशन कहीं और दे देते हैं। जिस काम में उन्होंने डिग्री की हुई है, सपोज करो कि कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, वो चला जाता है एनर्जी साइड की तरफ, या कहीं और जॉब अप्लाई करना, या आईटी में चला जाता है क्योंकि उसको कंप्यूटर का पता है, तो उसने चले जाना। वैसे तो भारत की बहुत बड़ी देन है, आज वर्ल्ड में मेजॉरिटी जो आईटी सप्लायर है वो भारत, आईटी स्पेशलिस्ट, चाहे वो भारत में बैठे हैं या बाहर जाके काम कर रहे हैं, हर कंट्री भारतीय आईटी को एडमायर करता है। एंड आज उसका प्रूफ लेने की जरूरत ही नहीं, यू कैन चेक द फिंगर्स फ्रॉम मीडिया। प्रैक्टिकली क्या ये ठीक है कि कहीं भी जॉब ट्राई कर लो जहां पर ज्यादा वेजेस है, या जिस फील्ड में उन्होंने डिग्री की है पहले उसमें पूरा दम लगाए, या सोचकर डिग्री की तरफ चले? करेक्ट। नहीं, आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। अगर हम देखें 2000s में जब आईटी का बूम आया था, तब हर किसी को इंजीनियरिंग करके, भले ही वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, वो आईटी का एक सर्टिफिकेशन करके आईटी फील्ड में चला जाता था, क्योंकि अपॉर्चुनिटी रहती थी बाहर जाने की। उस समय यूएस के जाने का बड़ा क्रेज था, और हर कोई उसी पाथ पे चल रहा था। लेकिन आजकल इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, नॉट जस्ट इन द फील्ड ऑफ आईटी, बट और भी एक आर्टिस्ट, अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप अच्छे आर्टिस्ट रह के भी आप बहुत ही अच्छा कमा सकते हैं। सो आजकल अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। कमी किस चीज की है? अच्छे टैलेंट की। सो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड पहले आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, आपको कहाँ पे आप अपने स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, और आप इंजॉय भी करेंगे वो काम।
सो पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना है और वही पाथ फॉलो कीजिए, उसी में ही एक्सपर्ट बनिए। जो फील्ड चूज जी करते हैं उसमें एक्सपर्ट बनिए। देयर इज गोना बी नो प्रॉब्लम, आपके किसी के करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी, दैट्स वंडरफुल। तो फाइनली समय की नज़ाकत देखते हुए मैं चाहता हूँ कि आज जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए आपका क्या मैसेज? यू आर एचआर इन ऑटोमोटिव, आई हम्म। अंडरस्टैंड, बट इन वर्ल्ड देयर इज अ वास्ट रिक्वायरमेंट। हम्म। तो कोई ऐसा मैसेज आपके हिसाब से जो हमारे विश्व में सब सुन रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन, हम्म। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही रहेगा फॉर द यूथ टुडे कि अपना फोकस बढ़ाएं। एक जो भी अपने आप को अपस्किल करने की कोशिश करें, अपने आप अपनी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाएं, और जो भी फील्ड चुने उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें। हैव अ पर्पस इन लाइफ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर वो सब आपने कर लिया, अगर वो सब आपने समझ लिया एट अपनी एज में, जल्दी यूथ में ही, तो आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ योर करियर एडवांसमेंट, बट ऑल्सो आप पैसा भी उतना ही अच्छा कमाएंगे। सो दैट इज वॉट माई एडवाइस वुड बी टू द यूथ। Wonderful. It's not like, old school boys, jack of all trade, master of none. तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यस, यू हैव टू बी मास्टर इन समथिंग। उसका एब्सोल्युटली जुनून होना चाहिए, और उसको अचीव पाने के लिए सपना होना चाहिए, उसको करेक्ट, साकार करने के लिए हिम्मत करनी जरूरी है। बहुत एब्सोल्युटली। बहुत धन्यवाद दिव्या जी। थैंक यू। और हमारा हमेशा यही कोशिश होती है, जिससे भी हम बात रूबरू करते हैं, तो एक मैसेज आपकी तरफ से हम जरूर आपके ही सर्कल में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दिवालिया व्यक्तित्व का एक मंतव्य है कि भी संकल्प है कि हम प्रचार प्रसार करें, अंगदान के लिए रजिस्टर करें लोग अपने आप को, और इसके साथ साथ पर्यावरण का ध्यान रखें, ट्री प्लांटेशन में, जल सेवा में पूरा ध्यान रखें। तो यही जनहित के लिए एक मैसेज है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग। और हमारी जो फाइंडिंग फॉर टुडे की, सब मनुष्य एक समान नहीं होते, कुछ दृष्टि संपन्न है जैसे आप हैं, आपकी दृष्टि पूरी उसकी तरफ थी, तो सृष्टि आपकी वैसी मिल गई आपको कि आपने जो जुनून था, कुछ अंतर्दृष्टि संपन्न है और कुछ को केवल बाहरी दृष्टि प्राप्त है। उत्तर खोजने के लिए गहरे में जाना जरूरी है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इवेल्युएशन शुड बी डन इन टाइम। एक समय पर ही अपने आप को स्टडी कर लिया जाए, उसके बाद नहीं तो इट्स टू लेट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो और आपके बेटर फ्यूचर, आपकी ड्यूटीज के लिए हम शुभकामनाएं करते हैं। थैंक यू वक्त सो से वक्त की क्या शिकायत करें, वक्त ही ना रहा, ये तो वक्त की बात है। आए है तो जाना ही पड़ेगा। सो अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस एक बार फिर एक नए परिचय के साथ आप सबसे मुलाकात